आप सभी का अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और कॉमन पात्रता परीक्षा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या लाभ होने वाले हैं और किस प्रकार से अब आगे की जो परीक्षाएं होंगी वो संचालित कराई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में 19 अगस्त को हमारा केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा घोषणा किया गया इन दो चीज़ों की NRA और CET के बारे में घोषणा किया गया कि आगामी जो भी एग्जाम होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वो इन्हीं के माध्यम से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के माध्यम से कराए जाएंगे। अब आपको समझना है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आप जानिए कि भारत में क्या होता था अभी तक कि केंद्रीय स्तर के केंद्रीय जो भी नौकरियां हैं तो अभी तक केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी नौकरियां आती थी उनके लिए विभिन्न प्रकार के आयोग थे, विभिन्न आयोग थे। जैसे आपका SSC आयोग हो गया, IBPS हो गया जो बैंकिंग से संबंधित परीक्षाएं कराता था और RRB आयोग हो गया। तो 3 से 4 प्रमुख आयोग थे जिनके द्वारा वर्ष भर परीक्षाएं विभिन्न वर्गों के लिए आयोजित कराई जाती थी, विभिन्न पदों के लिए आयोजित कराई जाती थी। इससे क्या होता था कि एक तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसके लिए समय कम मिलता था, उसको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती थी। इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का स्थापना की गई है, इसको बनाया जाएगा और इसके माध्यम से अब सभी परीक्षाओं को संचालित कराया जाएगा। अभी हमारा कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय ने एक आंकड़ा दिया कि लगभग पूरे वर्ष में भारत में लगभग 1.25 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार के अधीन जो क्षेत्र हैं उसमें रिक्त पद होते थे और उसके माध्यम से पदों को भरा जाता था। और 1.25 लाख जो पद होते थे उनके लिए जो आवेदन होते थे वो लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक के आवेदन होते थे। तो एक प्रकार से यहाँ से ये भी दिख जाता है कि किस प्रकार से सरकारी नौकरियों के लिए लोगों का रुझान है और किस प्रकार से सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी है। दूसरा, कितने बड़े स्तर पर भारत में बेरोजगार हैं ये भी यहाँ से आपको दिख जाता है। अब यदि हम देखें कि CET परीक्षा जो है कॉमन पात्रता परीक्षा है, ये क्या है तो कॉमन सबसे पहले राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या हो गया, एक प्रकार का आयोग हो गया जो समस्त परीक्षाओं को संचालित कराएगा, चाहे वो ग्रुप बी के लिए हो या ग्रुप सी के लिए। आगे चलकर बात है कि इसमें अन्य वर्गों को मतलब अन्य ग्रुप को भी जोड़ा जाएगा, अन्य परीक्षाओं को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। अब बात आती है कॉमन पात्रता परीक्षा क्या है, CET क्या है। CET का मतलब हो गया कॉमन पात्रता परीक्षा और इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे अभी तक SSC कोई वांट निकालता था तो SSC आयोग परीक्षा कराता था, RRB निकालता था तो RRB परीक्षा कराता था। अब क्या हो जाएगा कि इन सभी आयोगों के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, मतलब कोई भी वैकेंसी निकलती है वो तो बाद में है, लेकिन कौन लोग उस वैकेंसी को जा सकते हैं, टीयर 2 में कौन से लोग जा सकते हैं, तो एक प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा टीयर 1 जो होगी वो आपका कराएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और जब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ये परीक्षा कराएगा तो इसमें आप देखोगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब आप राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कराए गए टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप, जैसे SSC कोई परीक्षा निकालता है, SSC कोई पद निकालता है, IBPS बैंकिंग से संबंधित कोई यहाँ पे रिक्तियाँ देता है और RRB कोई रिक्तियाँ देता है। जब आप NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कराए गए टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे उसके बाद ही आप डायरेक्ट इन पदों को भर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से बैरियर आपको लग गया कि यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने CET दे दिया, CET आप क्वालिफाई कर गए, आपका एक स्कोर हो गया। अब उस स्कोर के आधार पर जो संबंधित एजेंसियां हैं, मान लीजिए SSC ने किसी भी पद के लिए 100 रिक्तियां निकाली हैं। अब SSC ने जो 100 रिक्तियां निकाली है उसको कौन भर सकता है, डायरेक्ट हम आप नहीं भर सकते, वही फिल कर सकता है जो CET को क्वालिफाई किया है और SSC एक स्कोर बता देगा कि भाई इतने स्कोर से इतने स्कोर तक यहाँ पे आ सकते हैं तो वो जा सकते हैं। या हो सकता है कि जितने लोग इसको क्वालिफाई किए हों सभी लोग इसमें जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब कोई भी जो वैकेंसी होगी आपके ग्रुप बी या ग्रुप सी की,
आप तभी आवेदन कर पाएंगे जब आप सीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब अब किसी भी पद के लिए यदि कहीं भी कोई रिक्त निकलती है, विशेषकर इन 3 आयोगों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तब आपको जरूरी है कि आप सीईटी क्वालिफाई हों। और जब एक बार आप सीईटी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके क्वालिफाइंग परिणाम से जो आपका परिणाम आएगा कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, उस दिन से लेकर अगले 3 वर्षों तक ये परिणाम मान्य होंगे। मतलब यदि आपने मान लीजिए 2020 में क्वालिफाई किया है और 2023 तक कोई भी रिक्त यदि निकलती है, चाहे एसएससी द्वारा, चाहे आईबीपीएस द्वारा, चाहे आरआरबी द्वारा, तो डायरेक्ट आप यहीं से, क्योंकि आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है, तो डायरेक्ट आप यहीं से इन आयोगों द्वारा जो भी रिक्तियां निकाली गई हैं उस पर आप टियर 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इसमें टियर 3 का भी प्रावधान होगा तो वो आयोग कराएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये सिर्फ एक प्रकार से टियर 1 का एग्जाम संयुक्त कराएगी, आयोजित कराएगी, जिसके माध्यम से एक प्रकार से बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो उस लायक नहीं है कि आप भाई टियर 2 में पहुंचने लायक नहीं है, तो ये बैरियर का काम करेगा, ये आपको बाहर निकाल देगा। पहले आप यहाँ पे क्वालिफाई करें, फिर आप आगे के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जब एक बार आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर आप संबंधित एजेंसियों के टियर 2 और टियर 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना है कि भाई परीक्षा के जैसे आयोग यदि कोई लेता है तो कोई हाई स्कूल स्तर जैसे मैट्रिक स्तर का कोई एग्जाम होता है, कोई इंटरमीडिएट, तो उसमें अधिकतम योग्यता मांगी जाती है, किसी में स्नातक मांगी जाती है। तो इसके लिए भी व्यवस्था है कि जो सीईटी होगा इसमें अलग अलग 3 स्तर होंगे परीक्षा के। यदि आप चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई करना है आपको मैट्रिक लेवल का, तो मैट्रिक लेवल के लिए अलग सीईटी होगा। यदि आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए करते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए अलग सीईटी होगा और स्नातक लेवल के लिए अलग सीईटी होगा। मतलब जो सीईटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो 3 एग्जाम होंगे और तीनों में से जो भी आप इच्छुक हैं, जो भी आप सीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे सीईटी मैट्रिक स्तर के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया सीईटी, तो आपको क्या होगा कि चाहे एसएससी हुआ, चाहे आरआरबी हुआ, चाहे जो भी अन्य आयोग इसमें आएंगे, यदि वो हाई स्कूल स्तर के योग्यता के साथ कोई फॉर्म निकालते हैं, कोई आवेदन मांगते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर टियर 2 के लिए आगे के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने स्नातक स्तर का सीईटी क्वालिफाई किया है तो आप स्नातक स्तर के जो भी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे। अब एक चीज यहां पे और याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो हमारे पहले एसएससी थे, आईबीपीएस थे, आरआरबी थे, क्या ये बोर्ड जो है समाप्त हो जाएंगे? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो ये जो बोर्ड हैं ये यथावत रहेंगे, ये समाप्त नहीं होंगे। इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य होगा कि टियर 2 संचालित कराना और टियर 3 संचालित कराना, क्योंकि जो प्रथम तो यहाँ पे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा करा दिया गया है। अब जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की पात्रता जो परीक्षा है, कॉमन पात्रता जो परीक्षा है, उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, वो आगे के लिए इन आयोगों में डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब आसान शब्दों में कि अब डायरेक्ट कोई भी परीक्षार्थी एसएससी के द्वारा जो भी वांट निकाले जाते हैं, आईबीपीएस द्वारा जो निकाले जाते हैं या आरआरबी द्वारा जो निकाले जाते हैं, उसमें डायरेक्ट आवेदन नहीं कर सकता है। सबसे पहले सीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब एक चीज आपने समझ लिया, अब इसको यदि हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो अंतिम चयन परीक्षा है, देखिए जैसे मैंने कहा कि अंतिम चयन परीक्षा जो होगी वो संबंधित बोर्ड कराएगा। मतलब यदि आरआरबी का है तो आरआरबी कराएगा, एसएससी का है तो एसएससी कराएगा। दूसरी बात यहाँ पे समझना है कि क्या प्रयासों में कोई प्रतिबंध है कि भाई कितने अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, कितने प्रयास इस सीईटी के लिए कर सकते हैं? तो अभी तक सीईटी के लिए प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जो अपर एज है, उम्र सीमा जो है निश्चित रूप से लागू रहेगी। जैसे अभी तक प्रत्येक परीक्षा में उम्र सीमा होती है, उसी अनुसार से उम्र सीमा इसके लिए लागू रहेगी। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से उम्र सीमा अधिकतम क्या होगी इसकी बात
नहीं की गई है। दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से अभी विभिन्न वर्गों को आरक्षण मिलता है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया और अन्य वर्ग जो भी जिनको आरक्षण प्राप्त है, वो आरक्षण उम्र सीमा में जो आरक्षण मिलता था वो उसी प्रकार से पूर्ववत मिलता रहेगा। दूसरी बात है कि अब तो आपने देख लिया कि परीक्षा कौन कराएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कराएगी। क्या पहले के जो बोर्ड थे वो समाप्त हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं, समाप्त होंगे। तीसरा है कि क्या जो सीईटी है इसके आधार पर डायरेक्ट हमें नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सीईटी क्वालिफाई करिए, फिर संबंधित आयोग में जो भी यहाँ पे आवेदन आए हैं उस पर आप फिल कर सकते हैं। तीसरी बात कि क्या कि प्रयासों की कोई सीमा निश्चित है? नहीं निश्चित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई जैसे कि बात हो रहा है, आपने देखा कि अभी हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाया गया, तो इसमें भी था कि स्थानीय भाषा पे जोर दिया जाए। तो क्या जरूरी है कि जैसे अभी तक हमारे एग्जाम या तो इंग्लिश भाषा में होते थे या तो हिंदी भाषा में होते थे, तो क्या ये एग्जाम अभी इन्हीं दो भाषाओं में होंगे? जैसे हमारे जो प्रश्न पत्र होते थे वो या तो अंग्रेजी में होते थे या तो हिंदी में होते थे, तो क्या यही व्यवस्था बरकरार रहेगी? जी नहीं। अब क्या हो जाएगा कि हमारी 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उनमें से 12 भाषाओं का चुनाव किया गया है और उनमें से 12 भाषाओं में ये परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। आप दे सकते हैं, तो आप अपने अनुसार भाषा का चुनाव कर सकते हैं। टोटल भाषाओं की संख्या 12 है। इन्हीं 12 भाषाओं में से आपको किस भाषा में परीक्षा देना है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। तो 2 से 3 महत्वपूर्ण बात जो पीटी के लिए पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात कि भाई क्या पूर्व के जो आयोग थे समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। परीक्षा किन भाषाओं में होगी? 12 भाषाओं में होगी। तीसरी बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, इसके 3 स्तर हैं। पहला मैट्रिक स्तर, दूसरा इंटरमीडिएट स्तर और तीसरा हो गया आपका स्नातक स्तर। अब आइए देखते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। अब हमने समझ लिया भाई परीक्षा का स्वरूप क्या है, क्यों इसको लाया गया। अब बात आती है कि इसका लाभ क्या होगा। लाभ की यदि हम बात करें तो सबसे पहला, कोई भी छात्र होता था, अभी तक एसएससी का एग्जाम होता था, आरआरबी का होता था, प्रत्येक आयोग के एग्जाम में उसको बार बार एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था फॉर्म फिल करने से कि आर्थिक रूप से यदि कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि फॉर्म भी विभिन्न आयोगों के महंगे होते थे, तो उसको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, उससे प्रभाव पड़ता था उसकी, एक प्रकार से देखें तो। दूसरा क्या हो गया कि भाई परिवहन, कहीं एग्जाम किसी को देने जाना हुआ तो परिवहन के लिए भी व्यय करना पड़ता था। तो जो बार बार अलग अलग फॉर्म को फिल करने के लिए व्यय करना पड़ता था, परिवहन के लिए व्यय करना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने यदि कहीं पे कोई जाता है तो रुकता भी था, खाने पीने का, तो ये जो भी एक प्रकार से जो व्यय बढ़ता था, जो व्यय होता था, उसको अब कम करने का प्रयास किया गया है। क्यों कम करने का प्रयास किया गया है? परिवहन की बात मैंने क्यों किया? क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक जिले पर एक परीक्षा केंद्र होगा, और जब प्रत्येक जिले पर एक परीक्षा केंद्र होगा तो बच्चों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा सुविधा जो हो रही है वो महिला वर्ग के लिए हो रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए चुनौती था कि भाई एग्जाम देने कैसे जाएं। सुरक्षा की भी चुनौती होती थी कि अकेले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और परिवार में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे पुरुष होते ही नहीं थे, पुरुष बाहर रहते हैं, तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी कि किसके साथ परीक्षा देने जाएं, किस प्रकार से जाएं। तो उसके लिए भी सरकार ने ध्यान रखा कि प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे 117 आकांक्षी जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, परिवहन सुविधाओं का अभाव होता है और अन्य आधारभूत संरचनाओं का अभाव होता है, तो इसमें बात की गई है कि जो 117 आकांक्षी जिले हैं सबसे ज़्यादा फोकस उन जिलों पर किया जाएगा जिससे वहाँ पे भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकें। और तीसरी बात है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कही गई है कि इसके लिए जो ग्रामीण स्तर के हमारे छात्र हैं उनके लिए लगातार डेमो एग्जाम का आयोजन वो कराते रहेंगे, डेमो परीक्षाओं, मॉक टेस्ट का आयोजन कराते रहेंगे, जिससे उनको पता चलता रहे कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा होगी। एक प्रकार से यदि देखें तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको उसको फिल करना है। वो सारी चीज़ों
को ध्यान में रखा गया है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें तो सरकार का सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पर इससे विभिन्न वर्गों को फायदा होगा, साथ ही जो हमारे छात्र हैं इधर उधर भटकते रहते थे उनके लिए भी अब आसानी होगी। जो लगातार कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसका अलग पाठ्यक्रम होता था, तो कोई आरआरबी का दे रहा है उसका अलग पाठ्यक्रम होता था। तो कम से कम प्रारंभिक लेवल पर, टीयर 1 के लेवल पर यह समस्या समाप्त कर दी गई है कि आपको भटकना पड़ेगा। सबका सिलेबस एक है तो आप एक करिए। इसके बाद जिस आप आयोग के लिए आवेदन किए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि रेलवे के लिए आवेदन किए हैं तो रेलवे की मांग कुछ और होती है, एसएससी के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं उनकी कुछ मांग और होती है। तो निश्चित रूप से जो टीयर 2 का एग्जाम होगा या टीयर 3 का एग्जाम होगा वो संबंधित आयोग, क्योंकि जिस वर्ग के लिए जिस पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसके अनुसार परीक्षा होगी। लेकिन प्रारंभिक लेवल जो सबका होगा, प्रारंभिक परीक्षा आप कह सकते हैं वो सबके लिए सेम होगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से कुछ फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कॉमन पात्रता परीक्षा होगी कितने भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी? 12 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। दूसरी, ये जो कॉमन पात्रता परीक्षा है वर्ष भर में 2 बार आयोजित कराई जाएगी। ये मैं भूल गया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। कितनी बार होगी कॉमन पात्रता परीक्षा? वर्ष भर में 2 बार होगी और 12 भाषाओं में होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या पूर्व के आयोग समाप्त कर दिए जाएंगे? तो जी नहीं, पूर्व के जो आयोग हैं वो बने रहेंगे। परीक्षा के स्तर की यदि हम बात करें तो 3 स्तर पे है, मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट और स्नातक लेवल। तो ये 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें थी जो आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी एग्जाम की पूछी जा सकती हैं। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसको आप याद रखिएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से आप सब हमारे साथ बने रहें और यदि आप नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और लगातार आपको यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित बेहतर जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।